हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री की क्या राय है, इसको लेकर हम आपको एक वानगी दिखाते हैं। आइए सुनाते हैं देश के वर्तमान स्थिति को लेकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक पांडे के विचार। इस शानदार वीडियो के लिए हम AR इंडिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया भर में जितने भी तानाशाह हुए हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ रहा हूँ और एक चीज़ मैंने कॉमन पाई कि सबने आने के बाद दो चीज़ों पर सबसे पहले नियंत्रण किया, एक तो मीडिया पे और दूसरा इतिहास पे। तो 2014 के बाद का जो पूरा हमारे यहाँ का परिदृश्य है वो इतिहास को बदलने का है। अब मुगलों ने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो हम मुगलों को ही नहीं पढ़ाएंगे, ताजमहल ... ने बनाया था। काश 1947 के बाद से लगातार इतिहास की किताबों में सावरकर को पढ़ाया गया होता और वो जो माफीनामे थे वो माफीनामे छापे गए होते, तो आज हमारा देश इस हालत में नहीं होता कि एक गद्दार को वीर बना के पेश किया जाता और लोग कहते हाँ ये वीर है। उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अपने आजू बाजू किसी और रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो सारे रंगों के ऊपर छा जाना चाहते हैं। विकास तो तब होता जब इस देश में प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से अवेलेबल होती कि बाप चाहे कुछ भी करता हो, बाप चाहे चपरासी हो चाहे प्रिंसिपल हो, बाप चाहे सड़क पे काम करता हो, लेकिन हर बच्चे को शानदार प्राइमरी एजुकेशन मिलती, तो मैं कहता कि इस देश में विकास हुआ है। उनको कह दिया गया कि गोडसे ने गांधी को मारा तो सही किया, तो उनको कह दिया जाता है कि नहीं सावरकर वीर थे या नेहरू ने ये किया था, वो मान लेते हैं। वो एक बार सोचते ही नहीं है कि सारी दुनिया या उनके खुद के पुरखे पागल नहीं थे जिन्होंने सावरकर को नहीं नेहरू को हीरो बनाया था। वो भूल जाते हैं कि जिस नेहरू को मुसलमान साबित वो कर रहे हैं, गोया मुसलमान होना कोई बुरी बात हो। जिन्ना के दादा ने शायद कन्वर्जन किया था और पाकिस्तान उनको कायदे आजम कहता है, और हम हमारे यहाँ के एक प्रधानमंत्री को मुसलमान साबित करके राष्ट्र विरोधी साबित करने पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान और हम में फर्क आ गया है, शर्म की बात। 2014 के बाद का भारत और उसमें इतिहास। मैं इन दिनों दुनिया भर के तानाशाहों की जीवनियाँ पढ़ रहा हूँ। दुनिया भर में जितने भी तानाशाह हुए हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ रहा हूँ और एक चीज़ मैंने कॉमन पाई कि सबने आने के बाद दो चीज़ों पर सबसे पहले नियंत्रण किया, एक तो मीडिया पे और दूसरा इतिहास पे। अब इतिहास से डर किसको लगता है? इतिहास से डर किसको लगता है? सिर्फ उसको लगता है जिसके इतिहास में ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे शर्मिंदा कर सकती हैं। मसलन मान लीजिए आपके दादाजी 1942 में जेल गए थे, तो आप क्या करेंगे? अगर उनकी कोई तस्वीर होगी तो उसको ड्राइंग रूम में लगाएंगे, हर आने जाने वाले को बताएंगे कि मैं एक ऐसे बंदे का होता हूं जो 1942 में जेल गया था। लेकिन मान लीजिए कि 1942 में आपके दादाजी ने गवाहियां दी हों ऐसी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जेल चले गए हों, तो आप क्या करेंगे? आप या तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे या उनके बारे में झूठ बोलेंगे। तो 2014 के बाद का जो पूरा हमारे यहाँ का परिदृश्य है वो इतिहास को बदलने का है। अब एक सवाल उठता है कि भाई हर चीज बदलती है, दुनिया रोज बदलती है, तो इतिहास को भी बदलना चाहिए, लेकिन इतिहास बदलता कैसे है? एक किताब कोई अशोक कुमार पांडे लिखता है, उसको कुछ लोग पढ़ते हैं और उनमें से किसी एक बंदे को लगता है कि ये अशोक कुमार पांडे ने यहाँ गड़बड़ी कर दी है, ये वाली चीज़ छूट गई है। वो आगे बढ़ता है, एक नई किताब लिखता है और बताता है कि अशोक पांडे की किताब में ये फला फला कमियां थी, इनको मैंने दूर की हैं और ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे एनालिसिस गलत थी, इसकी जगह पर ये एनालिसिस होगी। जो लोग भी इतिहास पढ़ते हैं और जानते हैं, ख़ासतौर पर जो लोग रिसर्च करते हैं, वो जानते हैं कि पूरा एकेडमिक वर्ल्ड ऐसे ही बदलता है और आगे चलता है। यानी इतिहास के बदलने की या नए सिरे से इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया है वो पॉलिटिकल प्रक्रिया नहीं है, वो एकेडमिक प्रक्रिया है और वो चलती ही रहती है। वरना तो क्या था, एक किताब लिख गई आज़ादी के इतिहास पे, दोबारा कोई लिखता ही नहीं। एक जीवनी लिख गई गांधी की, दोबारा कोई लिखता ही नहीं। क्यों? सैकड़ों जीवनियां हैं। क्यों? एक एक सब्जेक्ट पे जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सैकड़ों हजारों किताबें दिखाई देती हैं। इसलिए कि इतिहास में आपस में बहस होती है एकेडमिक्स की, एक दूसरे को सुधार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एकेडमिक इतिहास परिवर्तन का मामला है जो पूरी दुनिया में लगातार चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ है वो अलग है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि भाई इतिहास ये बताता है कि हमारे पुरखे ने गद्दारी की थी, तो गद्दारी वाला चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे। अब मुगलों ने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो हम मुगलों को ही नहीं पढ़ाएंगे, ताजमहल
डॉट 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 ने बनाया था, या ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां कौन था, डॉट डॉट डॉट। या फिर हम क्या करेंगे, कोर्स की किताब से गांधी का एक हिस्सा निकाल देंगे, सावरकर का हिस्सा जोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि उसको सावरकर को पढ़ाना चाहिए था। यह शराफत जो थी कि यार गद्दारी की कहानी क्या सुनाए, 4 लाइन लिख के छोड़ दिया गया किताबों में, मैं तो इसकी मुखालिफत करता हूं। काश 1947 के बाद से लगातार इतिहास की किताबों में सावरकर को पढ़ाया गया होता और वो जो माफीनामे थे वो माफीनामे छापे गए होते, तो आज हमारा देश इस हालत में नहीं होता कि एक गद्दार को वीर बना के पेश किया जाता और लोग कहते हां ये वीर है। दरअसल 47 के बाद हुआ क्या, जो पहली सरकार ही बनी, राष्ट्रीय सरकार, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे, वो इस भाव से बनी थी कि चलो आजादी की लड़ाई बीत गई, अब आजादी हमको मिल गई, अब जितने तरह के रंग हैं सबको साथ में समेट के आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अपने आजू बाजू किसी और रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो सारे रंगों के ऊपर छा जाना चाहते हैं। वो तब तक दब के रहते हैं, तब तक शरीफ बने रहते हैं, जब तक उनके हाथ में पावर नहीं होती है। और इसका उदाहरण जो लोग आरएसएस को 30 साल पहले से जानते हैं वो जानते हैं कितनी शराफत से हमारे घरों पे आते थे। वो फला कार्यक्रम है, 100 रुपए चंदा ले जाते थे और बड़े प्यार से रहते थे। कॉलोनी में यही छवि थी कि बड़े शरीफ लोग हैं। अब जब पावर आई है तो देखिए कौन किसके घर जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मीडिया का अपना एक रोल है। जैसे वंदना जी कह रही थी सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, नो डाउट सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ये सड़कें बहुत अच्छी इसलिए बनी हैं कि वो जो 1 करोड़ की कार बिक रही है वो चलेगी किस पर। 1970 में अगर ऐसी सड़कें होती तो उसका हम क्या करते। 1970 में वैसी सड़कें थी जिसकी उस समय जरूरत थी। 1940-45 के बाद 1950 में नेहरू के जमाने में वैसी सड़कें बनी जिसकी हमें जरूरत थी, जो गांव से शहर को जोड़ने वाला खड़ंजा बना। वो खड़ंजा अगर नहीं होता तो हमारे बाप या उनके साथ के लोग शायद पढ़ भी नहीं पाते। सरकारी स्कूल खुले, सरकारी अस्पताल खुले, जहां मैं पैदा हुआ, जहां हमारी पीढ़ी के पता नहीं कितने लोग पैदा हुए। अगर मुझे उसी तरह से पालना होता जैसे आज प्राइवेट सेक्टर के भरोसे लोग पल रहे हैं, तो शायद मेरे पिता इतना पढ़ा लिखा नहीं पाते। तो उस समय वो चीजें बनी जिनकी जरूरत थी और उसका कोई प्रचार नहीं किया गया। आज वो बन रही है क्योंकि बाजार को गांव गांव पहुंचना है। हम सब दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम सब की जड़ें कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी होती है। गांव में पीने का पानी गायब हो गया, लेकिन कोका कोला मिलता है। अभी हाल की बात है, एक गांव में हम लोग गए हुए थे तो यही पूछा गया, कोका कोला पिएंगे? आश्चर्यजनक हूं मैं, आश्चर्यचकित हूं। जहां दूध पूछा जाता था वहां अब कोका कोला पूछा जाता है। नमकीन के पैकेट पहुंच गए, लेकिन भूजा गायब हो गया जो घरों में मुफ्त में होता था। तो ये जो नमकीन के पैकेट को, ये जो कोका कोला को गांव गांव पहुंचना है, सड़कें नहीं होंगी तो कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेगी पेप्सी गांव गांव? कैसे मल्टीनेशनल्स हमारे गांव गांव पहुंचेंगे? इसीलिए 90s के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरह से चमकती हुई बंद सड़कें दिखी हैं, या चमकती हुई बहुत सारी चीजें दिखी हैं। जैसे मैं अपने शहर में जाता हूं, मॉल दिखता है और लोग दिखा देगा हमारे यहां मॉल बन गई, लेकिन हॉस्पिटल की हालत यह है कि नांदेड़ जैसी जगह पे और नागपुर जैसी जगह पे दवाइयां नहीं है, इसलिए लोग मर जाते हैं। दरअसल मैं ये सब बातें सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह बस इसलिए रहा हूं कि हमें देखना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ने हमारे चश्मे नहीं, हमारी आंखें ही बदल दी हैं। हमको विकास का जो मतलब लगता है वो विकास है नहीं, वो एक खास तरह का मॉडल है कैपिटलिस्ट को लगातार एनरिच करने का। उनका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसी को पब्लिक में स्वीकृत करा लेने का, जो लगातार लागू हुआ है और जिसके लागू होने के बाद हम लोग भी कई बार कहने लगते हैं हाँ विकास तो हुआ है। विकास तो तब होता जब इस देश में प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से अवेलेबल होती कि बाप चाहे कुछ भी करता हो, बाप चाहे चपरासी हो चाहे प्रिंसिपल हो, बाप चाहे सड़क पे काम करता हो, लेकिन हर बच्चे को शानदार प्राइमरी एजुकेशन मिलती, तो मैं कहता कि इस देश में विकास हुआ है। और ये मैं इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स कह रहा हूं, इसमें मैं किसी को नहीं बख्श रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं 90s के बाद। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थोड़ा सा फिर से सोचिए, 90s के पहले लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन तनख्वाहें कम डिस्कस होती थी। 90s के बाद एकदम से आया प्राइवेट सेक्टर, हर आदमी इंजीनियर बनने लगा। मेरे पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो मुझे याद है एक बार उनका स्टूडेंट मिलने आया तो उन्होंने पूछा इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हो?
वो इतना चिढ़ते थे जो गली गली इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे। सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, हर आदमी महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग करने जा रहा था, तो पूरा मार्केट फैला। उसके बाद हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बना दी, एजुकेशन को बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट बना दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट ही है ना, क्या है, MHRD, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील हो गए। और उसी के साथ क्या हुआ कि इतिहास की पढ़ाई, दर्शन की पढ़ाई, समाज शास्त्र की पढ़ाई, जिसको हम आर्ट साइड कहते थे या ह्यूमैनिटीज कहते हैं, वो पढ़ाई आपने धीरे धीरे खत्म करनी शुरू कर दी या उसको दूसरी तीसरी श्रेणी की पढ़ाई बना दी। नतीजा हुआ कि आपके पास मनमोहन सिंह के बोए हुए इस बीज से आपके पास प्रोफेशनल्स की एक ऐसी फौज खड़ी हुई जिसका संसाधनों पे कब्जा था, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती थी, जो समाज के सबसे अच्छे सोसाइटीज में रहती थी, सबसे अच्छी गाड़ियों में चलती थी। तो उसको लगता था ये फटे कुर्ते वाले जो हैं, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्यों कहते हैं, इंटेलेक्चुअल भी तो हम ही को दिखना है। और उनको जो नॉलेज परोसी गई उन्होंने मान लिया। गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए दिए थे, तो उन्होंने मान लिया कि 55 करोड़ पॉकेट में रख के गांधी जी गए, जिन्ना को दिए, बोले ये पैसा रखो, खुश रहो। उनको कह दिया गया कि गोडसे ने गांधी को मारा तो सही किया, तो उनको लगा बस गोडसे क्या कहते हैं उसको, सफेद घोड़े पे बैठ कर आया और एक दैत्य की हत्या करके चला गया। उनको कह दिया जाता है कि नहीं, सावरकर वीर थे या नेहरू ने ये किया था, वो मान लेते हैं। वो एक बार सोचते ही नहीं हैं कि सारी दुनिया या उनके खुद के पुरखे पागल नहीं थे जिन्होंने सावरकर को नहीं, नेहरू को हीरो बनाया था। वो भूल जाते हैं कि 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, जिसके पहले सावरकर लगातार अंग्रेजों के साथ थे और बहुत पावरफुल महसूस कर रहे थे, उस इलेक्शन में उनके पुरखों ने सावरकर को महाराष्ट्र से भी एक सीट नहीं दी थी, बाकी जगह की बात छोड़ दीजिए। वो भूल जाते हैं कि जिस नेहरू को मुसलमान साबित वो कर रहे हैं, गोया मुसलमान होना कोई बुरी बात हो। जिन्ना के दादा ने शायद कन्वर्जन किया था और पाकिस्तान उनको कायदे आजम कहता है, और हम हमारे यहाँ के एक प्रधानमंत्री को मुसलमान साबित करके राष्ट्र विरोधी साबित करने पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान और हम में फर्क आ गया है, शर्म की बात है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके दादा परदादा, जिनको पंडित जी कहा करते थे, उनको आज वो मुसलमान कह रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज के अंदर से शिक्षा का जो पूरा एक प्रोसेस था, जिसमें आप इतिहास पढ़ते थे, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ह्यूमैनिटीज का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें आप इतिहास पढ़ते थे, बाकी सारी चीजें पढ़ते थे, उसको नई शिक्षा नीति के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के नाम पर खत्म कर दिया गया। इसीलिए यहां मैं अपनी आखिरी लाइन कह के खत्म कर रहा हूं कि आज ठीक है, हमारे सामने एक दैत्य दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे आपको लड़ाई लड़नी है, फांसीवाद का एक पूरा दैत्य आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ प्रतीकों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज 2023 में हमारे सामने सरकार बदलने का सवाल है, निश्चित तौर पे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ सरकार बदलने से काम चलने वाला नहीं है। मैं बहुत क्लियरली इस बात को कह रहा हूं कि एक बार पूरी तरह से हमको, मैं ठीक है इतिहास लिखने लगा मैं, लेकिन बेसिकली मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, जो पुराने लोग हैं जानते हैं, एक बार हमको डेवलपमेंट के इस पूरे मॉडल को चैलेंज करना पड़ेगा। एक बार ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट का पूरा मॉडल जो है, क्या आगे नए राक्षस पैदा नहीं करेगा। और माफ कीजिए, सारी दुनिया में डेवलपमेंट के इस मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग पैदा किए हैं, ऐसे तानाशाह पैदा किए हैं, जो या तो डेमोक्रेसी के माध्यम से या सेना के माध्यम से या किसी भी माध्यम से देश के इतिहास और वर्तमान दोनों को कुचलते रहे हैं। बिना वर्तमान को बचाए इतिहास को नहीं बचाया जा सकता। बहुत शुक्रिया। त्योहारों पर रखें अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित। शानदार सीसीटीवी कैमरों के साथ फुल HD से लेकर 4K सीसीटीवी कैमरे, जो आपको रात के घने अंधेरे में भी देंगे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। साथ में होगी आवाज की भी रिकॉर्डिंग। सीसीटीवी कैमरे भी और हाई क्वालिटी वाले IP कैमरे भी। जब आपकी सुरक्षा का हो सवाल, तब सती सिक्योरिटी बनेगी आपकी ढाल। दुर्गा पूजा ऑफर, मात्र 11,000 रुपए में लगाएं 4 CCTV कैमरों का सेटअप। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9297979700 06452 242 570।